क्यूरियस स्कॉलर्स और फेलोज़, हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की मेन स्ट्रीम थ्योरीज़ को डिस्कस किया, डिबेट किया और आज हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मॉड्यूल वही होगा, हर थ्योरी को हम केस स्टडी के साथ पढ़ते हैं और उसी पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर क्रिटिसिज्म पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमने इन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को समझना है तो हमारा यूनिवर्सिटी में जो मॉड्यूल रहा है वो इंटरैक्टिव सेशन होता है और उसमें क्वेश्चन और आंसर स्कॉलर्स के साथ एक्सचेंज के बाद थ्योरी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो समझ आती है। क्योंकि ये हम आज ऑनलाइन कर रहे हैं, इसीलिए हर कोई स्कॉलर से गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब करें, इसको बार बार समझने के बाद फीडबैक दें और क्रिटिसिज्म भी करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतरीन कर सकें और इल्म की इस नूर से सारे मुस्तफ़ीद हो जाएं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो एक जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम था पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजैक्शन। ये 1977 में छपी है। उसके बाद रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई की और दो किताबें भी छपी है। और एक किताब का नाम था आफ्टर द हेज मनी जो 1984 में छपी है और उसके बाद जोसेफ नाई और कोहन ने बाउंड टू लीड लिखी है, द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। और इस तरह अगर हमने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को समझना है तो पहले हमें तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी है। नंबर वन, डिपेंडेंस क्या है और उसके बाद इंटरडिपेंडेंस क्या है, तो हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को समझने में आसानी हो जाएगी। डिपेंडेंस को समझेंगे, दो मुल्कों के दरमियान जहां पैरिटी ना हो वहाँ एक मुल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और दूसरा कमज़ोर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप, इंडिया और सिक्किम की रिलेशनशिप जब सिक्किम एज अ स्टेट थी, और इंडिया और मकबूजा कश्मीर की रिलेशनशिप, और सिक्किम 1974 में रियासत नहीं रही और मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा है इंटरडिपेंडेंस, जहां एक मुल्क और दूसरे मुल्क पे इन्हिसार तो करता है लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप, उसमें ये था कि अमेरिका उस वक्त कम्युनिस्ट ब्लॉक के खिलाफ लड़ रहा था कोल्ड वार के दौरान, और कोल्ड वार के बाद पाकिस्तान उसका हिस्सा था। और वो जो इंटरडिपेंडेंस थी उसमें पाकिस्तान सीटो सेंटो, वॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अमेरिका का साथ था। और उसके बदले अमेरिका, पाकिस्तान को भी अमेरिका की ज़रूरत थी, तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं वहाँ पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, बिजनेस हो रहा था, कोलिशन सपोर्ट फंड हो रहा था, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे और वो अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा था। और यही जो डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस जब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इसकी डिग्री बढ़ जाती है, रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो इसकी मिसाल इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना की डिपेंडेंस जो पहले थी, अब फिर वो इंटरडिपेंडेंस, और वो इंटरडिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में इस तरह बदल रही है क्योंकि ओबीआर के ऑन बोर्ड है सी पैक, और सी पैक पाकिस्तान से गुजरता है, और इससे अब जो दुनिया का इकोनॉमिक इंजन है उसको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी।
और उसका टाइम की बचत हो जाएगी, रिसोर्सेज की बचत हो जाएगी, और वो चाइना की डिपेंडेंस बढ़ जाएगी पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, और वो जो इंटरडिपेंडेंस जो हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में बदल जाएगा। तो इस तरह आपको समझ आ गया कि ये एक ट्रैजेक्टरी है, द ट्रैजेक्टरी फ्रॉम डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस टू कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो डियर स्कॉलर्स, आपने आईआर की मैन स्ट्रीम थ्योरीज को अच्छी तरह पढ़ा है। तो रियलिज्म का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि दुनिया का जो प्रिडोमिनेंट एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस की एनालिसिस में वो स्टेट एक्टर है, और स्टेट जो है वो सेल्फिश इन नेचर है, और उसका जो मेन गोल है वो पावर मैक्सिमाइजेशन है, वो सिक्योरिटी है, वो सर्वाइवल है। लेकिन जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं करता है, वो कहता है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें मल्टीपल एक्टर्स हैं, और उसमें वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंटली जो सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है वो आईएनजीओज है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अलीबा है, इस तरह के जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। तो यहाँ जो एक्टर है वो मल्टीपल है, और इसी से हम कह सकते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस है, ये दोनों जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहन लिबरल थे, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि अगर दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल एक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस मुफाद एक दूसरे पे इन्हिसार उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां वो कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ एक दूसरे की ज़रूरत होगी, एक दूसरे की मजबूरी होगी, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक दूसरे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के इन्हिसार शुरू हो जाता है। रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई ने जो किताब लिखी है उसके 3 की आर्गुमेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं। वो कहता है कि आर्गुमेंट नंबर 1 ये है कि मल्टीपल चैनल कनेक्ट करते हैं सोसाइटीज़ और स्टेट को, और ये जो सोसाइटीज़ और स्टेट को कनेक्ट करना उसको हम ट्रांस गवर्नमेंटल इंटरडिपेंडेंस का नाम देते हैं। और ये हो सकता है जो इंटरडिपेंडेंस होगी वो 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट का हो सकता है ज़ोंग के साथ किसी प्रोविंशियल लेवल पे, और इस तरह अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट का हो सकता है चाइनीज़ के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। और इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांस गवर्नमेंटल इंटरडिपेंडेंस है उसके आर्गुमेंट नंबर 1 ये है कि ये मल्टी चैनल्स पे माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है। तो ट्रांस गवर्नमेंट के बाद ट्रांस नेशनल की भी बात हो गई है, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की एंगेजमेंट की भी बात हुई। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, INGOs, NGOs, बिजनेस ग्रुप्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इस तरह ये कोलेबरेट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह शेप करते हैं स्टेट पॉलिसीज को। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि इश्यूज में कोई हायरार्की, फॉर एग्जांपल जब आप रियलिस्टिक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी पावर मैक्सिमाइजेशन, सर्वाइवल और सिक्योरिटी की इशू है। यहाँ ये कहता है कि नहीं जनाब, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो वक्त के साथ साथ प्रियोरिटी पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा टॉप इशू है एनवायरनमेंट, और दुनिया का भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ एनवायरनमेंट को कहा गया दुनिया का क्यू इशू,
और इस तरह सिक्योरिटी इशू या पावर मैक्सिमाइजेशन का इशू या सर्वाइवल का इशू नीचे आ गया। और वो जो इंटरडिपेंडेंस का जो मॉड्यूल है उसको यहाँ स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि इशू की प्रायोरिटी बदल जाती है और ये वक्त के साथ साथ इसका ताल्लुक है। और यहाँ न्यू रिबलिस्ट जो ये दोनों हैं उनका ये जो आर्गुमेंट है इसमें वजन बढ़ जाता है। जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहन का तीसरा आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को एक वायबल मॉड्यूल साबित करने में। वो कहते हैं कि मिलिट्री फोर्स जो है, ताकत जो है, हार्ड पावर जो है, वो ऑप्शन नहीं है जब दो मुल्कों के दरमियान इंटरडिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। इनके दरमियान अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो मिलिट्री फोर्स फिर ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि उनके आपस में मुफादात जुड़े हुए होते हैं। और अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाए तो उनका पूरा फोकस होता है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल से, पीसफुल चैनल से, आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से, फैसिलिटेशन से, बायलेटरल एंगेजमेंट से उस मसले को हल करें। तो यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि जब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक खास लेवल पे बढ़ जाता है तो फिर दो मुल्कों के दरमियान जो जंग की कैफियत है वो नहीं रहती। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान जब पावर जो टैक्स टैरिफ के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया और अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या अमेरिका और यूके के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो डिप्लोमेटिक चैनल से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी आपस में इंटरेस्ट जुड़ी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम यह आपको दे सकते हैं कि जब अमेरिका ने नेटो से कहा कि वो अफ़गानिस्तान में हमें मदद करे, तो यूरोपियन ये जो नेटो एलाई है उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते। और फिर उसको भी अमेरिका ने इस तरह रिजॉल्व किया कि उन्होंने वो अपने लेवल पे फिर डिसीजन करके वो अफ़गानिस्तान से निकला। लेकिन उन्होंने जिनके साथ उनकी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है उनके खिलाफ ना कोई पावर इस्तेमाल किया, ना ही उस पर अपनी जो है हेजमनी को इम्पोज किया। डियर क्यूरियस फेलोज कि जब हम अब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को केस स्टडी के साथ रिलेट करते हैं तो ये मेरी पीएचडी, मैंने अपनी पीएचडी में इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा से मिक्स्ड अप्रोच अप्लाई करके अप्लाई भी किया गया है। और इसीलिए ये जो इंटरडिपेंडेंस थ्योरी है यही केस स्टडी भी है। और उसमें मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मैंने पीएचडी में जो है वो रिजॉल्व किया, और उसमें मेरा जो आर्गुमेंट था, मोर द complex interdependence between China and Pakistan, better will be the possibility to resolve the Kashmir issue. अब ये मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें पहले बैलेंस लाना होगा, और वो हमने बैलेंस लाने के लिए पहले अमेरिका के अलाई रखे। और ये हमेशा जब कहीं पैरिटी ना हो तो जो दूसरी पार्टी है वो पैरिटी को मेंटेन करने के लिए किसी के साथ अलाई होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया के साथ अलाई हुआ और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलाई हुआ। अब हम चाइना के साथ अलाई हो गए हैं। तो अब इसमें सबसे अहम बात है जो मेरी पीएचडी का था कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ जाएगा उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट ज़रूरी है। यानी चाइना क्यों करेगा पाकिस्तान का सपोर्ट? वो इसलिए करेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की लेवल बढ़ जाएगी मैक्सिमम लेवल तक।
वो मैक्सिमम लेवल क्या है कि जब OBR का प्रोजेक्ट सी पैक फुली ऑपरेट होगा और हजारों ट्रकें पर डे जो कनेक्ट करती होगी चाइना के गुड्स को, उनके ट्रेड को थ्रू पाकिस्तान, तो वो जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की डिग्री और इंटेंसिटी है वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगी। और फिर जब उस ऑप्टिमम लेवल पे आप किसी इंटरेस्ट को ले आते हैं तो फिर आपकी एक दूसरे की सिक्योरिटी भी एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ जाती है। यानी कि चाइना हमेशा ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी रहे, ताकि ये जो इंटरडिपेंडेंस का फायदा है वो चाइना को फुली मिले। और यहाँ चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम रिलेशंस की बात करते हैं, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और वो इंटरेस्ट जब तक ना उस लेवल तक ना पहुंच जाए जहां आपको लगे कि मुझे इस इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, तो वो इंटरडिपेंडेंस की लेवल पहुंच जाएगी। और उसमें मैंने जो रीजन के टॉप इंटरनेशनल स्कॉलर हैं और उसमें कुछ जर्नल्स भी हैं रीजन के, उनको मैंने इंटरव्यू किया है, क्योंकि मैं उस वक्त पगवाश में आता जाता था, जिनको 1984 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो वहाँ उन्हीं दिनों में PhD के लिए डाटा भी जमा कर रहा था। तो वहाँ मुझे ये डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा टॉप एक्टर से मिला और उसको मैंने फिर अप्लाई किया PhD। डियर क्यूरियस फेलोज, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की ट्रैजेक्टरी को, डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को अच्छी तरह से समझा होगा। लेकिन मैं हमेशा थ्योरीज को क्रिटिसिज्म के साथ ही कंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ हर थ्योरी का कोई एंटी थीसिस है और उस पर एक नई सिंथेसिस बनती है। तो मैंने ये पहले भी कहा था कि थ्योरी इज फॉर समवन टू सर्व समवन पर्पस। तो जब हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ से सवाल आता है कि इंटरडिपेंडेंस को हम कब तक मेंटेन रख सकते हैं। वी कैन नॉट मेंटेन इट फॉर एवर। तो ये इसकी जो शेप है वो चेंज भी हो सकती है, वो इंटरडिपेंडेंस लेवल पे भी आ सकती है, डिपेंडेंस लेवल पे भी आ सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। उस वक्त दो मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप की क्या नोयत होगी। दूसरा कि जब EU की क्या सिचुएशन होती कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बावजूद, अगर उनका NATO अलायंस ना होता, सिक्योरिटी अलायंस, और उस सिक्योरिटी अलायंस का आर्टिकल 5। ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि अगर आप NATO के बगैर यूरोपियन यूनियन की कोऑपरेशन को स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं। तीसरा, OIC इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अलायंस है 57 इस्लामिक ममालिक का, तो वो आपस में कितने इंटेग्रेट है, डिस्पाइट कि मेजॉरिटी का आपस में जोग्राफिकल कनेक्शन भी है और सारे जो है वो एक रिलीजन को भी मानने वाले हैं, डिस्पाइट कि उनमें से डिफरेंसेस है। क्योंकि वहाँ आर्टिकल 5 नहीं है, सिक्योरिटी अलायंस नहीं है और इंटरडिपेंडेंस की वो लेवल ही आज तक नहीं पहुंची। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इंटरडिपेंडेंस पे आती है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है स्टेट के अंडर, तो इनकी जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में अपनी इंटरेस्ट्स है, अगर वो डाइवर्ज करती है तो वो डाइवर्जेंस में अब स्टेट की रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, मॉड्यूल है, जो है वो क्वेश्चन होता है।